हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 21। तो दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और यहाँ पर हम आपको इतिहास शिक्षण की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक वहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। तो आपको जहाँ भी सुविधा हो वहाँ से आप अपनी स्टडी करिए। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि इतिहास की पाठ्य योजना के महत्वपूर्ण पद चरण क्या हैं? अपने उत्तर को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। यह आपके 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्राध्यापकों में श्यामपट्ट प्रयोग कौशल के विकास हेतु एक सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार कीजिए। यह आपका 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है कि छात्राध्यापकों में, वही सेम क्वेश्चन है कि छात्राध्यापकों में श्यामपट्ट प्रयोग कौशल के विकास हेतु एक सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार कीजिए। यह आपके देखिए लगातार 2004 और 2005 में ये क्वेश्चन पूछा है। और अब हम देखते हैं इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना कौशल के घटक पर टिप्पणी कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका 2006 में ये पूछा गया है। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर आपको माइक्रो टीचिंग के विषय में बताना है। सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए, ये भी आपका हो चुका। ये आपके 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित करें। प्रश्नीकरण कौशल के विकास के लिए एक सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का निर्माण करें। तो ये आपके 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसी तरह का देखिए और भी क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए तथा उचित उदाहरण की सहायता से सूक्ष्म शिक्षण चक्र को स्पष्ट कीजिए। ये आपके 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं इसी तरह का एक क्वेश्चन और बचा है कि सूक्ष्म शिक्षण के चरणों की व्याख्या कीजिए। ये आपके सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड कितने तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें पाठ योजना से संबंधित क्वेश्चन थे, और जिसमें हमने देखा था अलग अलग कौशल का प्रयोग करके जो पाठ योजना तैयार की जाती है उसके विषय में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल और अलग अलग तरह के कौशल के विषय में पूछा गया है। तो अब हम देखते हैं इसका उत्तर। चलिए, यहाँ पर आज हम दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, तो यहाँ पर आज हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण और सूक्ष्म शिक्षण चक्र तक देखेंगे। और उसमें नेक्स्ट था कि प्रस्तावना कौशल के विषय में है, तो प्रस्तावना कौशल हम कल देखेंगे। आज बस हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण के विषय में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। तो दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो टीचिंग, 20वीं सदी की ये एक अभिनव देन है, जिसमें एक छात्राध्यापक छात्राध्यापिका अपने शिक्षण कौशल का विकास करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर हम बात करें, यह व्यवहारिक शिक्षण अभ्यास की नव विकसित प्रविधि है। इसका विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में किया गया था। तो दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा देखते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण व्यवहारिक शिक्षण की प्रयोगशाली एवं वैश्लेषिक प्रविधि है। यह प्रविधि छात्र शिक्षक में शिक्षण के कौशलों को विकसित करने के लिए उपयोग की जाती है और यह सामान्य कक्षा में
शिक्षण की जटिलताएं दूर करने में प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, जब एक छात्राध्यापक छात्राध्यापिका अपने शिक्षण कौशल को विकसित करने का प्रयत्न करता है तो उस समय सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग वो सबसे पहले करना सीखता है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से वो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस विकसित करता है, जिससे कि वो शिक्षण के लिए खुद को तैयार करता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं इसमें शिक्षण की अनेक छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक इकाई में छात्र शिक्षक को दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षण अभ्यास के लिए एक ऐसी प्रविधि प्रस्तुत की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर जो शिक्षण कार्य होता है बहुत कम समय का होता है कह सकते हैं, और इसमें जो शिक्षण इकाई होती है उसको बांट करके अलग अलग इकाइयों में, और प्रत्येक इकाई में छात्र शिक्षक को दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। एक तरह से जो कक्षा की सामान्य जटिलताएं हैं उसको कम किया जाता है। तो दोस्तों जो शिक्षण होता है वो छोटी छोटी इकाइयों में होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत ही कम लोगों के बीच आपको ये शिक्षण कार्य करना होता है, और किस तरह से आप अपने शिक्षण में निपुण होंगे उसके लिए ऑब्जर्वर होते हैं, उसके लिए आपके शिक्षक आपके हेल्प करते हैं। तो जो कक्षा की सामान्य जटिलताएं हैं उनको एक तरह से कम किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से, और जिसमें छात्र शिक्षक अपने शिक्षक व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिपुष्टि प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कितने अच्छे ढंग से वही बात कही गई है कि यहाँ पर आपको किस तरह से अपने पाठ्य वस्तु तक पहुँचना है, बस आपको यहाँ पर अपने पाठ्य वस्तु तक पहुँचने के लिए बताया जाता है। जब आप जाएंगे माइक्रो टीचिंग करने तो आपको ये बताया जाता है कि किस तरह से, जैसे आपको अगर किसी एक टॉपिक को पढ़ाना है तो वहाँ पर आपको उस टॉपिक तक पहुँचने के पहले बालक के अंदर उससे रिलेटेड जो पूर्व ज्ञान है उसको टटोलने का प्रयास किया जाता है इस सूक्ष्म शिक्षण में, कि बालक अगर किसी भी कलर की बात की जाए, अगर बालक को किसी भी कलर से अवगत कराना है तो उसे पहले अलग अलग तरह के फूल दिखाने हैं और उस फूल के माध्यम से वो कलर को जानना सीखेगा, पहचानना, क्या पता उसको पूर्व ज्ञान हो। तो इस तरह से जो पाठ्य वस्तु है वहाँ तक पहुँचने का प्रयत्न किया जाता है, या जो भी पाठ्य वस्तु से संबंधित तो पूर्व ज्ञान छात्रों के अंदर होगा उससे संबंधित प्रश्न पूछकर पाठ्य वस्तु तक पहुँचने का प्रयत्न किया जाता है। तो एक तरह से यहाँ पर जो आप एक छात्राध्यापक छात्राध्यापिका यहाँ पर अपने अंदर शिक्षण कौशल का विकास करता है तो उसमें जो भी त्रुटियां होती हैं उसके माध्यम से, तो वहाँ पर उन त्रुटियों को दूर करने के लिए ऑब्जर्वर के रूप में उसके सहपाठी भी हो सकते हैं और उसके शिक्षक भी हो सकते हैं। तो दोस्तों मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोग की हिस्ट्री टीचिंग होती थी तो मुझे मिडिवल हिस्ट्री बहुत पसंद है। तो जब मैं मुगल काल पे ज़्यादा इस तरह के माइक्रो टीचिंग में शिक्षण कार्य करती थी तो सारे कहते थे आपको मुगल काल बहुत अच्छा लगता है, आप ज़्यादातर मुगल काल से रिलेटेड ही टॉपिक चूज करती हैं कि मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड माइक्रो टीचिंग करनी है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ये स्वतंत्रता होती है कि माइक्रो टीचिंग में आप क्या टॉपिक लेना पसंद करेंगे या फिर कहाँ से आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि आप अपने पाठ्य वस्तु तक पहुँच सकें। तो अगर आपको कहीं भी कुछ भी, ये फीडबैक के माध्यम से ही मुझे पता चला कि हाँ सही में मैं हमेशा माइक्रो टीचिंग में, अगर मैं हिस्ट्री टीचिंग ले रही हूँ तो माइक्रो टीचिंग में मैं हमेशा मुगल काल से ही शुरू करती थी। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो आपकी जो ये सारी कमियां हैं ना, ये आपको आपके जो ऑब्जर्वर हैं या आपके शिक्षक हैं या फिर सहपाठी जो भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वो आपका माइक्रो टीचिंग फर्स्ट टाइम होता है आपके शिक्षण करने का। तो वहाँ पर जब आप शिक्षण कार्य अपना शुरू करते हैं तो आपको बिल्कुल भी
आइडिया नहीं होता है कि आप अपना शिक्षण कैसे शुरू करेंगे। तो वो चीज़ आपके लिए एक विचार प्रस्तुत करता है माइक्रो टीचिंग, कि आप अपने आप को शिक्षण के लिए तैयार कर पाएं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है भी कि जिसमें छात्र शिक्षक अपने शिक्षक व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिपुष्टि प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता रहे थे ना कि हमारे जो ऑब्जर्वर थे, हमारे जो क्लासमेट थे, हमारे जो शिक्षक थे, उनके ऑब्जर्व करने के बाद ही मुझे ये पता चला कि मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। तो एक तरह से ये ऑब्जर्वेशन या फिर हम कहें इम्प्रूवमेंट, या फिर वो जो इम्प्रूवमेंट होता है वो एक तरह से आपको फीडबैक के रूप में मिलता है, प्रतिपुष्टि जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो उस प्रतिपुष्टि के माध्यम से ही आपको पता चलता है कि आपकी माइक्रो टीचिंग बिल्कुल परफेक्ट हुई है या फिर कुछ कमियां हैं। अगर कमियां हैं तो उसको आप किस तरह से सुधारेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं माइक्रो टीचिंग में। आगे हम देखते हैं D.W. एलन के अनुसार। तो दोस्तों माइक्रो टीचिंग में D.W. एलन के अनुसार हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे छोटे आकार की कक्षा में कम समय से पूर्ण होती है, कम समय में पूर्ण होती है कहते हैं। तो D.W. एलन इनके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग एक सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया, बहुत ही आसान सी प्रक्रिया होती है शिक्षण की, जो कि छोटे छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप माइक्रो टीचिंग करने जाएंगे तो आपकी जो कक्षा होगी वो कई समूहों में विभक्त की जाती है, और उन समूहों में जो आपके सहपाठी होंगे, और शिक्षक तो हर जगह ऑब्जर्व करता रहेगा हर समूह को, तो वो आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप एक तरह से जो आपके सहपाठी होंगे कहीं ना कहीं वो उनके अंदर वो निपुणता होगी शिक्षक के द्वारा। सब हर कोई ऑब्जर्व, सबसे पहले शिक्षक ऑब्जर्वेशन करना सिखाता है कि आप किस तरह से ऑब्जर्व करिए, उसके बाद आपके सहपाठी आपको ऑब्जर्व करते हैं और जो भी कमियां रहती हैं उसको बताते हैं। आप भी अपने सहपाठियों को ऑब्जर्व करेंगे। तो इस तरह से एक दूसरे को देख करके भी शिक्षण करना हम सीखते हैं माइक्रो टीचिंग के माध्यम से। और यहाँ पर D.W. एलन ने क्या कहा कि सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है, एक तरह से बहुत ही आसान सी प्रक्रिया होती है सूक्ष्म शिक्षण में, जिसमें कक्षा को छोटे छोटे आकार में विभाजित करके उस बहुत ही कम समय में इस सूक्ष्म शिक्षण को पूर्ण किया जाता है। पासी एवं ललिता के अनुसार हम देखें सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की प्रविधि है जो छात्र शिक्षकों से कम समय में कम छात्रों को विशिष्ट शिक्षण कौशलों का उपयोग करके केवल एक संप्रत्यय के शिक्षण की अपेक्षा करती है। तो दोस्तों यहाँ पर पासी एवं ललिता के अनुसार क्या कहा गया कि जो सूक्ष्म शिक्षण है वो एक शिक्षण की प्रविधि है जिसमें छात्र शिक्षकों से कम समय में, जो छात्र होते हैं यानी कि जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होती हैं, वो शिक्षकों से भी कम समय में कम छात्रों को विशिष्ट शिक्षण कौशल का उपयोग करके केवल एक संप्रत्यय के शिक्षण की अपेक्षा करते हैं। तो एक तरह से वहाँ पर शिक्षण कौशल का उपयोग किस तरह से करना है, प्रश्नीकरण कौशल का उपयोग कैसे करना है, ये सारे उपयोग भी आपको सीखने को मिलेंगे उस सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत। किस तरह से आप अपने छात्र को अलग अलग कौशलों के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करना। एक तरह से वहाँ पर एक ये जो होता है एक नाटकीय कक्षा होती है कह सकते हैं, जिसमें आपको रियल कक्षा की तरह फील होगा कि हम एक हमारे जो सामने हमारे जो छात्राध्यापक सहपाठी बैठे हैं वो हमारे छात्र हैं, तो और हम क्या हैं, एक शिक्षक हैं। वहाँ पे आपको ये फील होगा कि हमारे जो सहपाठी छात्राध्यापक छात्राध्यापिका हैं वो हमारे छात्र हैं और हम एक शिक्षक हैं, क्योंकि आपको एक नाटकीय कक्षा के माध्यम से अपने शिक्षण कार्य को प्रारंभ करना है। और एक तरह से क्या क्या कमियां आपकी होंगी वो आपके सहपाठी ऑब्जर्व कर रहे होंगे और वो फीडबैक के माध्यम से आपको बताएंगे। यहाँ पर हम देखें V.M. शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम समय कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इन्होंने कितनी छोटी सी परिभाषा दी है। तो दोस्तों जब भी आप ये सारे टॉपिक
पढ़ रहे हो तो उस समय ये जो आपके अलग अलग विद्वानों के अनुसार परिभाषा दी गई है, इन विद्वानों के नाम नोट करते हुए इनकी जो भी परिभाषाएं हैं वो आप लिखते रहें। तो इससे आपको लर्न भी होगा और एक तरह से आपको एक मेन पॉइंट जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड है वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बी.एम. शोर ने क्या कहा कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो बहुत कम समय में होता है, कम छात्रों के बीच होता है और कम शिक्षण क्रियाओं वाला भी होता है। एक तरह से उसमें बहुत ही कम शिक्षण प्रक्रिया होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको किस तरह से प्रस्तावना कौशल तक पहुँचना है या यही करना होता है कि किस तरह से हम टॉपिक तक पहुँच पाएँ। और वहाँ पर टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ाना नहीं होता है, बस आपको शिक्षण सीखना होता है किस तरह से हम कक्षा में जाकर अपने टॉपिक तक पहुँचते हैं, किस तरह से हम बच्चे का पूर्व ज्ञान टटोलेंगे और उस पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हम उनको नए ज्ञान से जोड़ने के लिए नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों वहाँ पर बस नए टॉपिक तक पहुँचना ही होता है, वहाँ पर आपको नए टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करना होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका D.W. एलन के अनुसार हो चुका है, पासियम ललिता के अनुसार हो चुका है, बी.एम. शोर के अनुसार हो चुका है। अब हम देखते हैं बी.एम. शोर की दूसरी परिभाषा एक और है। सूक्ष्म शिक्षक प्रशिक्षण की वह प्रक्रिया है जो कि अभ्यास शिक्षण को किसी विशेष कौशल तक सीमित करके तथा शिक्षण समय तथा कक्षा आकार को कम करके शिक्षक परिस्थिति को अधिक सरल व नियंत्रित प्रक्रिया में बदल देती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें बी.एम. शोर की दूसरी परिभाषा क्या है कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया है जो कि अभ्यास शिक्षण को किसी विशेष कौशल तक सीमित कर शिक्षण समय तथा कक्षा आकार को कम करके शिक्षक परिस्थिति को अधिक सरल व नियंत्रित प्रक्रिया में बदल देती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें बहुत ही आसान शब्दों में इन्होंने कहा कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है उसमें कम छात्र होते हैं और उसमें कम समय भी लगता है और कम छात्र और कम समय के होने की वजह से इस कक्षा को नियंत्रण करना, चूँकि यह तो एक अभिनय वाली कक्षा, नाटकीय कक्षा है, तो इसमें कक्षा को नियंत्रण करना भी आपको सीखना है और अपने छात्रों को किस तरह से उनके पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की तरफ ले आना है। तो ये सारी चीज़ें इस छोटी सी कक्षा में जो भी छात्राध्यापक छात्राध्यापिका प्रशिक्षण ले रहे हैं वो सीखते हैं। तो बहुत ही आसान सा इन्होंने इसकी परिभाषा दी है कि किस तरह से सूक्ष्म शिक्षण में एक जो भी शिक्षक होता है, एक तरह से यहाँ पे शिक्षक छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका के लिए इन्होंने प्रयोग किया है कि जो भी प्रशिक्षण प्रक्रिया होती है उनकी वो अभ्यास शिक्षण, एक तरह से वो यहाँ पर वो एक तरह से अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं विशेष कौशल के लिए कि किस तरह से वो अलग अलग शिक्षण कौशलों का प्रयोग करके बालक को उनके अधिगम को पूर्ण कराने में, एक तरह से उनके अधिगम में नए ज्ञान तक उनको ले जाने के बस प्रयत्न होता है। उसमें उन्हें एक्सप्लेन नहीं करना होता, बस उनका पूर्व ज्ञान टटोलना होता। उस पूर्व ज्ञान के आधार पर ही उन्हें उनके पाठ्य वस्तु तक जोड़ना होता है, उन्हें पूरे पाठ्य वस्तु को पढ़ाना नहीं होता। सूक्ष्म शिक्षण में बस उनको पाठ्य वस्तु तक ले जाकर जोड़ना है। किस तरह से जैसे अगर किसी भी टॉपिक को शिक्षक को पढ़ाना है तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो छात्रों का पूर्व ज्ञान है उसके विषय में उन्हें पूछना है और उस टॉपिक तक उन्हें पहुंचाना है। बस यहाँ तक ही माइक्रो टीचिंग होती है और इसमें ही एक जो छात्राध्यापक है छात्राध्यापिका है उसके कौशल किस तरह से, उसका प्रश्नीकरण कौशल किस तरह से कि किस तरह से वो अपने छात्रों को सही क्वेश्चन पुटअप कर करके उनके पाठ्य वस्तु तक ले जाके जोड़ रहा है और उसके बाद उन्हें पाठ्य वस्तु को एक्सप्लेन नहीं करना है, बस उन्हें पाठ्य वस्तु तक पहुंचाना है कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर? यहाँ पर हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण चक्र जिसका चित्र बना हुआ है, यहाँ पर हम देखेंगे।
देखिए कितना, पाठ योजना बनानी है, फिर शिक्षण करना, फिर प्रतिपुष्टि होगी, फिर पाठ योजना बनानी है, फिर शिक्षण होगा और फिर प्रतिपुष्टि होगी। तो इसका एक चक्र है। यहाँ पे छोटा सा पाठ योजना, उसका शिक्षण कार्य होगा और उसके बाद जो भी उनके शिक्षण कार्य में कमियां होंगी, जो भी उनके अच्छे परफॉर्मेंस होंगे, उसके बारे में उन्हें बताया जाता है। तो बस इतना छोटा सा ही ये चक्र हमेशा चलता रहता है। यहाँ पर हम देखेंगे आज सूक्ष्म शिक्षण के चक्र। यहाँ हम देखेंगे मूल सूक्ष्म शिक्षण में निम्नलिखित 5 पद शामिल हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में 5 पद शामिल हैं। इसमें हम देखेंगे नंबर 1 है योजना एवं शिक्षण। यहाँ पर इसमें शिक्षक पाठ योजना बनाता है तथा उसी पाठ योजना के अनुसार शिक्षण कार्य करता है। तो दोस्तों पाठ योजना बना रहा और उसी के आधार पर कार्य कर रहा है। नंबर 2 पे हम देखेंगे प्रतिपुष्टि। अपने योजना और शिक्षण के द्वारा शिक्षण अपने छात्र को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। तो अपनी योजना और शिक्षण के द्वारा शिक्षण, यहाँ पर शिक्षक अपने छात्र को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। तो जो भी शिक्षक यहाँ पे जो भी छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका योजना बनाए रहते हैं, पाठ योजना, उसके आधार पर वो शिक्षण कार्य करते हैं और उनके शिक्षण कार्य में जो भी त्रुटियां होती हैं, जो भी कमियां होती हैं, उसको प्रतिपुष्टि के माध्यम से छात्राध्यापक छात्राध्यापिका को बताया जाता है। नंबर 3 पर हम देखें पुनः योजना। उसके बाद फिर से जो छात्राध्यापक होता है वो फिर से अपनी पाठ योजना बनाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर शिक्षक को यह लग रहा है कि उसके शिक्षण से विद्यार्थियों का सही प्रतिपुष्टि नहीं मिल पाई है तो वह पुनः पाठ योजना बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पुनः पाठ योजना बनाने की जरूरत कब होती है? जब छात्राध्यापक छात्राध्यापिका को ये लगता है कि उसका जो शिक्षण था वो विद्यार्थियों के लिए सही प्रतिपुष्टि नहीं कर पाया है, तो वह पुनः पाठ योजना बनाता है। अब हम देखते हैं नंबर 4 है यहाँ पर आप 2 और 3 देख चुके हैं। नंबर 4 पर देखेंगे पुनः प्रतिपुष्टि। शिक्षक अपने पाठ योजना के अनुसार पुनः शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि पुनः प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे अगर यह प्रक्रिया सफल नहीं होती है तो वह पुनः वही कार्य प्रारंभ कर देता है। इस चक्र को साइकिल चक्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सही प्रतिपुष्टि न मिलने पर यह प्रक्रिया पुनः उसी क्रम में चलती रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि जब आप माइक्रो टीचिंग करेंगे तो एक ही माइक्रो टीचिंग में आपको सब कुछ सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आपको कई दिनों तक माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है और उसमें आपके जितने भी कौशल होते हैं उसके विषय में आपको धीरे धीरे पता चलता है किस तरह से हम अलग अलग कौशलों के माध्यम से माइक्रो टीचिंग के विषय में जानेंगे और किस तरह से हम अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं, किस तरह से हम बच्चों के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ ले आते हैं। तो ये सारी चीज़ें करता है। जब तक माइक्रो टीचिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती, जहाँ पर उसे पूरी तरह से माइक्रो टीचिंग में निपुणता प्राप्त नहीं हो जाती है, वो पुनः पाठ योजना बनाता है, पुनः शिक्षण कार्य करता है और पुनः प्रतिपुष्टि भी प्राप्त करता है। तो एक तरह से एक छात्राध्यापक छात्राध्यापिका के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि वो माइक्रो टीचिंग में सही प्रतिपुष्टि प्राप्त करे। जब तक उसको सही प्रतिपुष्टि नहीं मिलती है वो अपनी पाठ योजना को पुनः बनाता रहता है और इस तरह से जो उसकी माइक्रो टीचिंग का चक्र होता है वो चलता रहता है। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण के चरणों की व्याख्या। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।